Why is it that after the SIR in Bihar, 1.2 lakh duplicate photos are existing in Bihar? जो SIR यूपी में चल रही है, अभी तक 10 लोगों की जान जा चुकी है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज की खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। SIR पर बवाल, सदन में फिर घमासान। जहां लगातार हो रहे हंगामे के बाद सदन में चुनाव सुधार पर चर्चा हो रही है, जिस दौरान एक बार फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आए। जहां विपक्ष ने एक तरफ आरोप लगाया है कि SIR के बहाने सरकार और चुनाव आयोग मिलीभगत करके वोट चोरी कर रहे हैं, तो वहीं सत्ता पक्ष का यह साफ कहना रहा कि इन बेबुनियादी बातों को उठाकर विपक्ष बिहार में हुई करारी हार और बड़े नुकसान से सबका ध्यान हटाना चाहती है। ऐसे में आज लोकसभा में जो घमासान देखने को मिला, इस महत्वपूर्ण चर्चा को लेकर हम भी बातचीत करेंगे, क्योंकि हमारे साथ मौजूद है आज की खबर के कंसल्टिंग एडिटर शेखर त्रिवेदी सर, और बीजेपी से अनिल गोयल भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे जो अपना पक्ष रखेंगे। सबसे पहले सर आपके पास ही आएंगे, क्योंकि ये जो हंगामा हुआ, ये सबसे पहले हम बयानों की ओर भी रुख कर लेते हैं, क्योंकि बयानों को सुनना भी जरूरी है। आज जिस तरीके से हंगामा हुआ, उसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। बयान पहले सुनेंगे कि क्या कुछ आज सदन में देखने को मिला। If you've cleaned up the voting list, why are there 1.2 lakh duplicates in Bihar? And we've not just proven this about Haryana. We have proven this in Karnataka, we have proven this in Maharashtra, and I'm absolutely certain this is how you're winning elections in Madhya Pradesh, in Uttar Pradesh, in Bihar, across the country. और हम लोगों ने रंगे हाथ पकड़ा लोगों को। एक व्यक्ति को पकड़ा, वो 6 वोट के डाल के आ रहे थे। एक व्यक्ति को पकड़ा जो दूसरी विधानसभा से थे। एक मंत्री जी भाग गए जो हजारों लोगों को लेकर के उस विधानसभा में आए हुए थे। तो ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर हमें रिफॉर्म करना है तो रिफॉर्म तभी संभव है जब हमारा इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष होगा। इंदिरा गांधी ने इसी वोट चोरी करके जब रायबरेली का चुनाव जीता और जब फैसला हुआ कोर्ट का, तो ऐसा सिचुएशन इस व्यक्ति ने पैदा किया, इस पार्टी ने पैदा किया कि आपको आश्चर्य होगा कि 3 जज को बाईपास करके एक ऐसे चीफ जस्टिस को बना दिया जो 8.5 साल तक इसका मुख्य न्यायाधीश रहा। If you've cleaned up तो साफ तौर पर अगर देखा जाए शेखर जी, तो ये जो हंगामा है, ये मॉनसून सत्र के बाद अब शीतकालीन सत्र तक पहुंच गया, और इस हंगामे को लेकर ही आज चुनाव सुधार पर चर्चा हुई। हालांकि इसमें SIR एक अहम मुद्दा रहा, लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे, ये जो चर्चा की बात लगातार विपक्ष कर रहा है कि SIR पर चर्चा होनी चाहिए, क्या कितना जायज है ये चर्चा होना सदन में? देखिए, ये एक पुनरीक्षण का काम है जो हमारे देश में अलग अलग राज्यों में मतदाताओं की सूची है। वो सूची लगातार अलग अलग समय पे अपडेट तो होती है, लेकिन इसके साथ साथ जो गहन परीक्षण का ये पूरा काम SIR के जरिए चल रहा है इस समय, ऐसा 2002 से और 4 के बीच में हुआ था। अब ये 25 और 26 में हो रहा है। तो पिछले 22 साल में, 20 साल में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोई लखनऊ में रहता था, वो दिल्ली चला गया, कोई बम्बई में नौकरी करता था, वो हो सकता है अपने राज्य बिहार का रहने वाला तो पटना चला गया हो। तो इस तरीके से लोगों की लोकेशंस 20-22 साल में बदल ही जाती हैं। बहुत सारे लोग हैं जो रिटायरमेंट के करीब रहे होंगे, उनकी नौकरी वहाँ पूरी हो गई होगी, तो उसके बाद वो अपने राज्य में लौट आए होंगे, अपने ज़िले में लौट आए होंगे। और स्थिति ये होती है कि अगर आप मान लीजिए नोएडा में रह रहे हैं, आपका लखनऊ 20 साल के बाद आप लौट आए, तो नोएडा में भी आपका वोटर ID कार्ड होगा, वहाँ की लिस्ट में भी आप शामिल होंगे। और लखनऊ में आने के बाद जाहिर सी बात है कि जब एक प्रक्रिया चलती है तो उसमें आप अपना अपडेट करा देते हैं। बहुत सारा जो फॉर्म भरने का एक सिस्टम है कि आपको एक फॉर्म एक्स्ट्रा भरना है। अगर आप यहाँ पर अपना नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो उस समय पे आपको पुरानी वाली ID लिखनी है, उसको कैंसिल करने के लिए लिखना है, फिर आपको यहाँ पर एक डुप्लीकेट या नए सिरे से नई ID आपकी जनरेट होगी। इतना प्रोसीजर कोई करता नहीं है, तो उसकी वजह से होता ये है कि आपका वोट दिल्ली में भी है, बॉम्बे में भी है, लखनऊ में भी, जहाँ जहाँ आप रहे, जैसे जैसे चुनाव आपने फेस किए, उन सब जगहों पर आप अपना मतदाता पहचान पत्र बनवा लेते हैं। जब इस तरीके की प्रक्रिया चलती है तो उसमें बहुत सारा व्यक्ति जिसकी डुप्लीकेसी हो रही होती है, एक तो वो चीज़ें हटती हैं। हाँ। इसके साथ साथ ये बहुत सारे हमारे देश में चूंकि खुली सीमाएं हैं, लोग घुसपैठ करते हैं,
हमारे देश में वोटर बन जाते हैं, हमारे देश का राशन उठाते हैं, आधार कार्ड फर्जी तरीके से बनवा लेते हैं। आप देखिए कि पश्चिम बंगाल में जब से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है, लगातार वहाँ पर बांग्लादेश जाने वालों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। उत्तर प्रदेश में भी योगी सरकार ने ये बात कही है कि जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या यहाँ पर घुसे हुए हैं और अगर उन्होंने फर्जी तरीके से अपना वोटर आईडी कार्ड या कुछ बनवा लिया है तो हम 2003 की वो लिस्ट भी चेक करेंगे। अच्छा, मान लीजिए आप 18 साल के उस समय नहीं थे तो आपके पेरेंट्स ने वोट डाला होगा, तो पेरेंट्स का नाम आप लिख दीजिए, उनकी वोटर आईडी कार्ड का जो इपिक नंबर है उसको आप डाल दीजिए, तो कम से कम ये चीज ट्रेस हो जाए कि हाँ आप इसी देश के बाशिंदे हैं। आपने अपने आप को जायज ठहराने के लिए नाजायज तरीके से कागजात नहीं बनवाए हैं। और फिर हमारे देश की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि हम एक लोकतांत्रिक देश हैं। इस लोकतंत्र की खूबसूरती में सबसे बड़ा अधिकार हर आदमी के पास उसका एक वोट है, जिससे वो अपनी मनपसंद सरकार को चुनता है और वो सरकार देश की व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाती है। तो ये जो वोट का अधिकार है ये बहुत निजी है और बहुत सुरक्षित रहना चाहिए जी। जिस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया हो रही है, जाहिर सी बात है कि जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है उसको लेकर के बहुत सारे राजनीतिक दलों के अपने अपने इश्यूज हैं, अपने अपने उनके डर हैं या अपने अपने कुछ लालच हैं, जिसकी वजह से अपनी तरह का विरोध भी देखने को मिल रहा है और अपनी तरह का समर्थन भी देखने को मिल रहा है। उसको लेकर के आने वाली कांग्रेस की ही सरकार है। जिस समय तकनीक का विकास हुआ, जिस तरीके से विकास हुआ, एक समय था जब हमारे देश में बैलेट पेपर पर वोट डाले जाते थे। आज भी दुनिया के कई देशों में बैलेट पेपर का ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पोलिंग बूथ पर लूट मचती थी, बैलेट बॉक्स गायब हो जाते थे, जला दिए जाते थे, उन्हें तालाब में फेंक दिया जाता था। ऐसे बहुत सारे प्रकरण होते थे, ऐसे बहुत सारी घटनाएं होती थी। पूरा बूथ कैप्चरिंग हो जाती थी, लोग अपने लोगों को भेज देते थे, वहां से वोटर्स को भगा दिया जाता था और उसके बाद वोट डाले जाते थे। मतलब एक ही आदमी खड़ा है और वो सब अपनी जिस पार्टी का भी वो व्यक्ति है उसको बैलेट पर अपना ठप्पे लगाते चला जा रहा है। तो इस तरीके की भी स्थितियां हमने देखी और ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ये हमारी पीढ़ी ने ही देखा है। मैंने खुद बैलेट पेपर के जरिए भी वोट दिया है और मैं ईवीएम के जरिए भी वोट देता हूं, तो ये बात इतनी पुरानी नहीं है। जो लोग इस समय हमारी पीढ़ी के हैं उन्होंने दोनों ही चीजों को देखा है, बहुत करीब से समझा है। एक चीज जिसमें बदलाव नजर आता है, ये बात सही है कि फर्ज कीजिए कि उस समय की जो सुरक्षा व्यवस्था थी और आज की जिस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था है, जिस तरीके से चुनाव आयोग पेट्रोलिंग कराता है, अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां लगती हैं, कई फेजेस में चुनाव होते हैं, तो इस बात की भी संभावना है कि अगर बैलेट पेपर के जरिए चुनाव होते हैं तो उसमें जो सुरक्षा का दृष्टिकोण है, कम से कम उस लिहाज से हम कह सकते हैं कि वो जो बैलेट बॉक्स हैं जिसमें मतदाता अपने वोट को सुरक्षित करके डाल देता है, उनकी सुरक्षा चुनौती तो रहेगी, लेकिन हो सकता है कि वो चीजें पहले जैसे होती थी उस तरीके से ना हो। लेकिन इस बात को भी हमें समझना होगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक युग है, जिस तरीके से हमारी ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है, चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया है, ये ऐसा नहीं है कि कहीं से पेड़ पर पैसे लगे हैं और उससे ये पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाती है। ये टैक्स पेयर का ही पैसा है जी। तो चुनाव का जो खर्च है उसको भी सीमित करने में इस ईवीएम मशीन की बहुत बड़ी भूमिका है। जिस तेजी के साथ में नतीजे आते हैं, पहले क्या होता था 3-3 दिन, 4-4 दिन, हफ्ते भर तक काउंटिंग चला करती थी। आज की डेट में दोपहर तक लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, इन सब जगहों के नतीजे आ जाते हैं। एक मतलब सुबह 8-9 बजे जब काउंटिंग शुरू होती है, 2 बजे 11 बजे तो आपको साफ हो जाता है कि सरकार किसकी बनने जा रही है जी। यही चीज पहले 4-4, 6-6 दिन लग जाते थे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की काउंटिंग में। अभी भी इस ईवीएम मशीन में भी जब आप वोट देते हैं तो एक वीवीपैट का उसमें ऑप्शन रहता हाँ। है। कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि वीवीपैट की मशीन लगी होती है, आप जब वोट देते हैं तो जो बटन आपने दबाया है उस बटन की उसकी पर्ची सामने से दिखती है आपको और वो वापस ड्रॉप बॉक्स में अंदर ही अंदर चली जाती है। वो आपके हाथ में नहीं आती है लेकिन वो ड्रॉप बॉक्स में गिर जाती है।
तो कुछ जगहों पर यह भी कहा जा रहा है कि आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जिस तरीके से उसकी काउंटिंग करते हैं, तो वीवीपैट हर जगह कंपलसरी करिए और बाद में वीवीपैट के जरिए भी गिनती कराइए। तो इस तरीके से तमाम चीजें हैं जो लगातार चर्चा में हैं। लेकिन शेखर जी, जैसे कि आपने इस बात का जिक्र किया कि बैलेट पेपर जब होते थे चुनाव, क्योंकि आपने दोनों दौर देखा और जिस तरीके से बैलेट पेपर से चुनाव होते थे, पर सवाल कई सारे उठ जाते, क्योंकि विपक्ष जो है वो लगातार ये कह रहा है कि जब हम ईवीएम को लेकर आप पर सवाल उठा रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ईवीएम अब सुरक्षित नहीं है, निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है, तो बैलेट पेपर से चुनाव करा लेने चाहिए, क्योंकि यही मांग कर रहा है विपक्ष और यही कह रहा है कि जब हम ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं तो आप दूध का दूध और पानी का पानी कर दीजिए, आने वाले जो समय में जो चुनाव होने हैं उसको बैलेट पेपर से करवा दीजिए। तो क्या ये सही मांग है विपक्ष की? देखिए, चूंकि वो विरोधी दल है, विपक्ष है, इसलिए वो अपनी तरीके से बात तो करेगा। विपक्ष में है, उसको सत्ता पक्ष में आना है, राजनीति यही है। जो विपक्ष में बैठा है वो सत्ता के लिए संघर्ष कर रहा है, जो सत्ता में बैठा है उसको अपनी सत्ता बचाए रखना है। तो ऐसी स्थिति में चूंकि यही एक माध्यम है, आप चाहे बैलेट पेपर से वोट करवाएं और चाहे आप ईवीएम मशीनों के जरिए जाएं, अल्टीमेटली जो जनता है वही वोट देगी, उसी की काउंटिंग होगी। अब वो काउंटिंग 3 दिन में भी हो सकती है, 3 घंटे में भी हो सकती है। जिसको जनता ने वोट दिया है उसी की सरकार बनेगी, बहुमत के आधार पर बनेगी। तो ऐसी स्थिति में आप विकल्प कोई भी ले सकते हैं, लेकिन जो प्रक्रिया है उसको आप नहीं बदल सकते हैं कि इस तरीके से चुनाव करवाना ज्यादा ठीक है या उस तरीके से चुनाव करवाना ज्यादा ठीक है। बड़ी चीज यह है कि इस मसले पर कि हमारे देश में पहली बात कि इतने वोटर आईडी कार्ड जिस तरीके से अलग अलग जगहों पर एक ही व्यक्ति के बन जाते हैं, लोग डिलीट नहीं करवाते हैं, या चुनाव आयोग के जो बीएलओ या कोई उनका जो मैकेनिज्म है वो ऑटोमेटिक उस तरीके से चीजों को क्यों नहीं ले पाता है। हम जानना चाहेंगे कि एसआईआर को लेकर जो आप पर आरोप लगे हैं, सरकार पर जो आरोप लगे, उस पर क्या कहेंगे आप? काम सिर्फ आरोप लगाना है, वो काम को आगे बढ़ाना नहीं चाहते जी, या वो फर्जी वोट के आधार पर चुनाव में को जीतना चाहते हैं। जो फर्जी वोट के आधार पर चुनाव को जीतना चाहते हैं तो उन्होंने अनकरल आरोप लगाने हैं। एक भी आरोप उनका ऐसा नहीं है जो कहीं पर सिद्ध होता हो, साबित होता हो। सिर्फ आरोप लगाने के लिए आरोप लगाने से विपक्ष अपनी गरिमा को गिराता है। बिहार में देख लिया, बिहार में उसने आरोप लगाए, बिहार की जनता ने उनके आरोपों को पूरी तरीके से नकार दिया। अगर एसआईआर में लोगों के वोट कटेंगे, जेन्युइन लोगों वोट कटेंगे, तो स्वाभाविक बात है वो बात सरकार के खिलाफ जाती है। लेकिन अगर एसआईआर में फर्जी वोट कट रहे हैं, एसआईआर में जिनका ट्रांसफर हो गया उनके वोट कट रहे हैं, एसआईआर में जिनके डुप्लीकेट बने उनके एक जगह से कट के एक जगह लिखे जा रहे हैं, तो उसको पूरी देश की जनता स्वीकार कर रही है और देश की जनता करेगी बहुत एक अच्छा काम हो रहा है, जिस काम की तारीफ होनी चाहिए, जिस काम की मदद होनी चाहिए। अनिल, मेरा सवाल आपसे ये है, उसके अंदर मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है कि जिस तरीके से बीएलओ सरकार के होते हैं, इसी तरीके से राजनीतिक दलों के भी हर बूथ पर अपने अपने बीएलओ होते हैं। अगर कहीं भी किसी भी जगह पर कोई मिस्टेक है तो विपक्षी दलों के बीएलओ उस पर ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाते? हर पार्टी, उनके पास कार्यकर्ता नहीं है, उनके पास बीएलओ नहीं है, उनके पास चीज को देखने कोई सिस्टम नहीं है। हाँ, सिर्फ झूठे आरोप लगा करके सरकार को बदनाम करना और चुनाव आयोग को बदनाम करना। और एक बात बड़ा स्पष्ट है कि चुनाव आयोग अपने आप में स्वतंत्र है, सरकार उसको निर्देशित नहीं कर सकती। ये एक सामान्य प्रक्रिया है, हर बार होते हैं। अब जैसे 2002 से 2004 में हुए, अब इस बार हो रहे हैं, तो चुनाव आयोग अपने आप में स्वतंत्र है, उसको ये करना ही करना है। और आप इसमें चुनाव आयोग के आरोप लगाए, उस पर बीजेपी पर आरोप लगाते हैं और चुनाव आयोग उनको बुलाता है कि आप मुझे तथ्य दो। एक भी कंप्लेंट नहीं होती, एक भी शिकायत नहीं होती। बिहार इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। लेकिन आप फर्जी वोट के आधार पर, बांग्लादेशियों के आधार पर, रोहिंग्या के आधार पर आप चुनाव जीतना चाहते हैं, देश की लोकतंत्र प्रक्रिया तो आघात पहुंचाना चाहते हैं। ये देश की जनता भी समझ चुकी है और निश्चित तौर पर ये उनकी सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी मतलब जिसको हम कहेंगे स्तर इतना गिरा लिया है उन्होंने कि उनके पास मुद्दे नहीं है। अगर वो मुद्दों की बात करें विपक्ष, तो जनता उन्हें स्वीकार करे, लेकिन विपक्ष देख रहा है कि मुद्दों की बात नहीं करे। अब जैसे बेल्ट पेपर की बात कहते हैं कि चुनाव बेल्ट पेपर में होनी चाहिए। अब मेरे पूर्व वक्ता शेखर जी ने बड़ा स्पष्ट कहा कि पहले बूथ के बूथ लूट लिए जाते थे, मत पेटिकाएं लूट ली जाती थी।
उनमें आग लगा दी जाती थी, वो कई बार नालों में गड्ढों में पड़े मिलते थे। तो ये कि लोकतंत्र का बहुत बड़ा मजाक। और ईवीएम की अगर बात करते हैं, ईवीएम यही लेके आए थे। अगर ईवीएम गलत थी तो क्यों लेके आए थे? और जब ईवीएम ठीक थी, ये लेके आए हैं, हमने उसमें सुधार कराया, वीवीपैट का हमने उसके अंदर सुधार कराया और हम उसमें और सुधार प्रक्रिया जारी रखे हुए हैं। लेकिन इनको सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के बीच में जाना नहीं है, अपने आप को ठीक करना नहीं है, जनता से जुड़ना नहीं है, जनता की समस्याओं को उठाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सुबह से उठ करके शाम तक बीजेपी को गाली देना है, नरेंद्र मोदी जी को गाली देना है और बिना बातों के मुद्दों को उठाना है। और जनता इनको पूरी तरीके से निकाल चुकी है। अब आप ये बताएं, क्या डुप्लीकेट वोट नहीं कटने चाहिए? क्या बांग्लादेशी विदेशी जो भी लोग हैं उनके वोट नहीं अनिल जी, कटने मेरे चाहिए? दो सवाल हैं आपसे। मैं दो चीजें आपसे समझना चाहूंगा, चूंकि आप सत्ता पक्ष से हैं। एक चीज तो यह है कि पिछले 2014 से लेकर के और आज 2025 से 11 साल से आपकी सरकार है। इस 11 साल में भी बहुत ज्यादा घुसपैठ हुई है। केवल ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के रिजीम में ही वो घुसपैठ होती रही। अगर आप जम्मू कश्मीर गए होंगे तो आपने देखा होगा कि पहले जो जम्मू का इलाका था पूरा, वहां पर किसी भी तरीके की एक खास पॉपुलेशन नहीं थी। लेकिन आज जम्मू अपने आप में चारों तरफ से घिरा हुआ है, जिसको लेकर के जम्मू की जो जनता है वो खुद इस बात को लेकर के बहुत चिंतित है और अलग अलग तरीके से उसका विरोध भी जताती आई है। तो ये, और वो जितने भी बसाए गए हैं वो सारे घुसपैठिए हैं। तो पिछले 10 साल में आपको भी पता है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में कहां कब किसकी सरकार रही है। ये एक इलाके का मैंने जिक्र किया है। अब आइए आप दूसरी जगहों पर, चाहे वो बिहार हो, बिहार में लगातार आपकी सरकार रही है। अगर इतना फर्जी वोट वहां पर बना तो इसमें किसकी गलती थी? पहली बात। दूसरी चीज यह है कि आज जब हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, सारी चीजें इतनी पारदर्शी तरीके से लोगों की अपडेट हो सकती हैं, हो रही हैं, तो फिर चुनाव आयोग को क्या पड़ी है कि चुनाव आयोग की जो अपनी मशीनरी है, जिस तरीके से हमारी वोटर लिस्ट है, वो समय समय पर, आज आप 20 साल के बाद उसको अपडेट कर रहे हैं, ये पूरी एक नियमित प्रक्रिया के रूप में क्यों नहीं है? नहीं, देखो, ये सही बात यह है कि इससे पहले भी लगातार कंटिन्यू इस पर काम होता रहा है। और जहां तक एक बीमारी है, उस बीमारी को ठीक होने में समय लगता है। हम बीमारी को ठीक करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हम निश्चित तौर पर डुप्लीकेट वोटों को, जिनकी डेथ हो गई है, जो मर चुके हैं, जिनके डबल वोट बने हुए हैं, जो बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, विदेशी लोग हैं, उनके वोटों को हटाने की प्रक्रिया पूरी तरीके से जारी है। लेकिन आप एक बात देखते हैं कि हमारा माननीय विपक्ष जो देश हित के काम है, उन सब पर सहयोग करने की जगह उन सब पर विरोध करने लगता है, उन सब में कमियां ढूंढने लगता है, बजाय उसको सहयोग करके उसको आगे बढ़ाना। जहां तक आपने बहुत बढ़िया बात कही कि 2014 से हमारी सरकार है, लेकिन आप एक बात ही देख रहे हैं कि 2014 से हमारी सरकार लगातार इस बात पर प्रयासरत है कि विदेशियों को, जो बांग्लादेशी हैं, बाहर के लोग हैं, घुसपैठी हैं, उनको बाहर निकालना है। और वो भी इस प्रक्रिया का हिस्सा है। अब इस प्रक्रिया के अंदर, जैसे आप उत्तर प्रदेश के अंदर देख रहे हैं, जैसे आप बंगाल के अंदर देख रहे हैं कि बंगाल में जो बांग्लादेशी है खुद भागने के लिए तैयार है। रेलवे स्टेशन में बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई है और वो किसी ना किसी तरीके से बांग्लादेश जाना चाहते हैं। इसी तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर भगदड़ मची हुई है। जहां तक राज्य सरकारें हैं, अगर राज्य सरकार, केंद्र सरकार सहयोग, दोनों ही आपस में सहयोग करके इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते तो उसमें अधिक तेजी आती है, अधिक पारदर्शिता होती है, अधिक विश्वास जनता का होता है। लेकिन जब, क्योंकि स्टाफ राज्य सरकार का होता है, जो SIR में लगा हुआ है, चुनाव आयोग में लगा हुआ है, वो स्टाफ तो राज्य सरकार का होता है, अंडर चुनाव आयोग के होता है। वो ठीक है कि चुनाव आयोग के अंडर में काम करता है, स्टाफ उन्हीं का है। अब जितना सहयोग मिलता है उतना काम तेजी से और अच्छी तरीके से हो जाता है। जहां पर सहयोग नहीं मिलता वहां पर कुछ परेशानी आती हैं, लेकिन उन परेशानियों के बावजूद भी हम उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाए हुए हैं, लगातार बढ़ा रहे हैं। और लगातार हमारा स्पष्ट है कि एक भी घुसपैठी हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहिए और हिंदुस्तान का एक भी ओरिजिनल वोट नहीं बचना चाहिए। उन सबका वोट बनना चाहिए, कोई भी एक वोट बनने से ना रहे। और जो विदेशी हैं, घुसपैठिए हैं, उन किसी का वोट ना रहे, फर्जी वोट ना रहे। जो जिनकी मृत्यु हो गई है वो वोट कटे, जिनका ट्रांसफर हो गया है वो एक ही जगह वोट बने। जैसे आपने खुद कहा था कि एक व्यक्ति कहीं जाता है, फिर ट्रांसफर हो जाता है या रिटायरमेंट हो जाता है, गांव चला जाता है, तो स्वाभाविक है 2 या 3 जगह वोट बन जाते हैं। लेकिन लोग कटवाते नहीं है, नया बनवा लेते हैं। मैं यही आपसे जानना चाह रहा हूं कि
मैं यही मेरा सवाल था कि जो प्रक्रिया है, आप इस बात को भी समझिए ना कि जैसे आज की डेट में अगर मेरा कोई बैंक अकाउंट है बेंगलोर में, मैं उसको लखनऊ से ऑपरेट करना चाहूं, मैं कर सकता हूं। सवाल इस बात का है कि मैं कल तक दिल्ली में था, आज मैं लखनऊ का बाशिंदा हो गया, मेरा वोट दिल्ली में भी है, लखनऊ में भी है, तो चुनाव आयोग को ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करने में क्या दिक्कत है कि अगर मैं दिल्ली से लखनऊ आ गया हूं और लखनऊ में मेरा वोटर आईडी कार्ड बना है, तो जो पुराना है वो ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो। इसका मतलब यह है कि ये डुप्लीकेसी होती रहे, इसके लिए उस पूरी व्यवस्था में एक प्रावधान है। एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज आप ये देखिए कि जैसे एक सड़क बनती है, उसके बाद फिर बिजली वाले आ जाएंगे, टेलीफोन वाले आ जाएंगे, वगैरह वगैरह, वो रोड दोबारा खुद जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से कि अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तो इंश्योरेंस होता है, बाकी चीजें होती है, मेरे परिवार को 10 जगह कागज लगाने होंगे जहां पर मेरा डेथ सर्टिफिकेट लगेगा। तो सवाल इस बात का है कि मेरा डेथ सर्टिफिकेट नगर निगम ने या सरकार की तरफ से एक अथॉरिटी ने जारी कर दिया, लेकिन वो उस पूरी चेन में सर्कुलेट ही नहीं हो पाया जहां जहां एक्चुअली पिन पॉइंटेड जगहों पर उसको ऑटोमेटिक पहुंच जाना चाहिए था। अनिल जी 11 साल हो गए, कम नहीं होते। शेखर जी, आपने बहुत सही प्रश्न किया है और निश्चित तौर पर चुनाव आयोग को इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए। और ऑटोमेटिक अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनको चुनाव आयोग में वहां पर सूचना हो जानी चाहिए। कोई ना कोई टेक्निकल दिक्कत होगी, लेकिन आप एक बात मानेंगे, वोट पढ़ना और बैंक अकाउंट दोनों में बहुत अंतर है। वोट भी कहीं ना कहीं वो अपने एक बूथ पर है। दिल्ली के किसी भी विधानसभा में, किसी वार्ड में, किसी एक बूथ पर आपका वोट बना हुआ है, और वही बिहार के अंदर आप कहीं भी आ जाए तो उसको जब तक ये पता ना हो कि आप दिल्ली के रहने वाले हैं और आपने मानो वहां वोट अपना बना लिया, यहाँ का वोट आपने नहीं काटा, तो स्वाभाविक बात है वो वोट एकदम पकड़ में नहीं आता। पकड़ में भी जब आता है कि जब उसके बारे में जानकारी हो। लेकिन मैं आपके बात से सहमत हूं कि इसमें के लिए कोई ना कोई तरीका निकालना चाहिए, किसी ना किसी जोड़ना चाहिए। अनिल जी आप तो इतने वरिष्ठ हैं, अनिल जी आप वरिष्ठ हैं, आप भी जानते हैं कि फर्ज कीजिए कि मैं लखनऊ में बैठा हूं, यहां मेरा वोटर आईडी कार्ड है, कल की डेट में मेरा तबादला नोएडा हो जाए, मैं नोएडा चला जाऊं और वहां पर अपने मतलब एक जो अभियान चलाता है चुनाव आयोग कि जिनके वोटर आईडी कार्ड बनने हैं वो फलानी जगह पर अपने इलाके में पहुंचे और वहां पर इस तरीके का कैंप लगाया जा रहा है। आपको भी पता है कि एक फॉर्म भरना होता है जिसमें मेरा पुराना कैंसिल होगा और नए को दाखिल करना होगा। पहली बात तो यह है कि जो बीएलओ वहां पर बैठ करके मेरा नया वोटर आईडी कार्ड बना रहा है वो इतना सक्षम क्यों नहीं है कि वो मुझसे पहले वो पुराना वाला मांगे कि आपका पहले वाला कहां है, आप तो वोट देते आए हैं, आप 35 साल के हैं, 18 साल से ऊपर कोई भी है जिसके पास वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, और अगर उस तरीके का है तो वो पूछ सकता है। दूसरी चीज ये है कि जिस तरीके से आपको भी पता है कि ठेके पर हमारे यहां आधार कार्ड भी बन रहे हैं, राशन कार्ड भी बन रहा है, वोटर आईडी कार्ड भी बन रहा है, ड्राइविंग लाइसेंस मैं गारंटी से कहता हूं कि हम और आप चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए हम में से कोई भी ट्रांसपोर्ट कार्यालय ना गया हो और ड्राइविंग लाइसेंस अब सबके पास होगा। तो ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को 17 से तो योगी जी भी उत्तर प्रदेश में है। रोहिंग्या वाला मामला या बांग्लादेशी भगाने वाला जो मामला आज आप उठा रहे हैं, 17 से लेकर के और 25 तक वो भी खामोश रहे, वो तो फिर चुनाव आयोग की ये मुहिम है जिसमें इस तरीके। और दूसरी बड़ी बात आप ये देखिए कि अब वो सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं करते, वो प्राइवेट जमीन पर बैठे हुए हैं, झोपड़ियां वहां बनी हुई हैं जो लखनऊ में डिमोलिश भी हुई हैं। अब स्थिति यह है कि जिसकी जमीन पर कब्जा, वो तो भाग गए, जो कब्जा करके बैठे थे, मतलब जिनको पनाह दी गई थी, कब्जा भी मत कहिए उसको, तो पनाह देना कहिए, जो पनाह पाकर के बैठे हुए थे, जैसे ही एसआईआर आया वो यहां से मोबिलाइज हो गए। हो सकता है वो लखनऊ के आउटस्कर्ट्स में हो सकता है जैसे मध्य प्रदेश में अभी एसआईआर नहीं चल रहा है तो उस तरफ रवाना हो गए हो, मध्य प्रदेश में होने लगा तो वापस उत्तर प्रदेश में आ जाएंगे। एक घुसपैठिया हिंदुस्तान में दाखिल होता है, दाखिल होने के बाद उनका जो सिस्टम है उसको पता होता है कि ये आदमी जो इतने लोगों के साथ घुसपैठ करके हिंदुस्तान में घुसा है, हम इसको कौन से राज्य में भेज रहे हैं, कौन से जिले में भेज रहे हैं, उस जिले की किस कॉलोनी में जाकर के इसको रहने का ठिकाना मिलने वाला है। ये आदमी जब वहां पहुंचेगा तो उसके बाद ही किस तरीके के काम धंधे को जानता है और करेगा। ये पूरी एक उनकी व्यवस्था चल रही है जो पैरेलल है। अगर आप बीजेपी के होने के बाद इस बात को नहीं जानते हैं तो शायद बीजेपी को कटघरे में खड़ा करना पड़ेगा। और क्योंकि कई सालों से सत्ता में बीजेपी है। शेखर जी ने कहा आपका एक एक
क्वेश्चन बिल्कुल वाजिब है और ये सिस्टम में निश्चित तौर पर जो संभावना है उन संभावनाओं को इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन सरकार अपनी तरफ से, मैंने आपसे एक बात फिर कही है कि जब राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों एक जगह एक जैसी हों तो स्वाभाविक बात है वो एक दूसरे की मदद करती हैं। राज्य सरकार दूसरे दल की है, केंद्र सरकार किसी दूसरे दल की है, तो वो अपने अपने हितों के लिए साधने में कोई ना कोई समस्याएं खड़ी करना शुरू कर देती हैं और उन समस्याओं के अंदर कहीं ना कहीं दिक्कत आती है कि सबके संवैधानिक अधिकार है, सब अपने अपने संवैधानिक अधिकार की बात करते हैं। तो क्योंकि ये लोकतंत्र है, सबको अपनी अपनी बात कहने का हक है। तो इसके लिए, और दूसरी बात जहां तक ये है कि हमारा जो चुनाव अधिकारी है जो बोर्ड बनाता है, वो जब हम फार्म भरते हैं तो उनसे पूछता है, उनसे बात भी होती है, पूछता भी है, बातचीत भी करते हैं। लेकिन जो सामने वाला व्यक्ति है वो अपने प्रूफ, चाहे वो डुप्लीकेट बने या कैसे बना करके वो पेश करता है, फिर स्वाभाविक उसका बन जाता है। लेकिन मैं आपसे इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि कहीं ना कहीं सरकार को भी और चुनाव आयोग को विशेष करके इस विषय पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए कि एक भी वोट अगर वो उसका पहले कहीं बना हुआ है तो वो सीधा जब हम उसकी डिटेल डालें तो उस डिटेल में वहां पर आ जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जो डुप्लीकेसी हो जाती है ना जी, अब कहीं उसका फोन नंबर हमने कहीं दूसरा दे दिया, कहीं तीसरा फोन नंबर दे दिया, कहीं नाम में मामूली मिस्टेक कर दी। अब जैसे उदाहरण के लिए GOEL और GOYL दोनों ही गोयल हैं, लेकिन जब हम GOEL लिख देंगे और दूसरे GOYL लिख देंगे तो दोनों हमारा वोट कार्ड बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि जब आप सिस्टम में जाओ, कंप्यूटर में जाओगे तो उसमें स्पेलिंग मिस्टेक पर भी डुप्लीकेसी हो सकती है। आदमी जब जो प्री प्लानिंग चलते हैं, प्री प्लानिंग चल करके और एक गैंग के रूप में काम करते हैं, वो इन सबके रास्ते निकालते हैं। और हमारी सरकारों की जिम्मेदारी है कि इन सब पर अंकुश लगाया जाए और उस काम पर हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। मतलब अनिल जी, अगर हम सारी आलोचनाओं के बाद में मतलब सही ढंग से समझे तो आप भी ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को इस पर ध्यान देना चाहिए और सरकार को चुनाव आयोग से इस बारे में एक सही तरीके से बातचीत करनी चाहिए। लेकिन अनिल जी, इन सारे सवालों के जवाब में आप एक जवाब देना भूल गए, क्योंकि आप भी कह रहे हैं कि दोनों के बीच तालमेल होना चाहिए, विपक्ष को भी इस बात पर तालमेल बिठाना चाहिए। पर विपक्ष तो कह रहा है कि हम तालमेल बिठाने के लिए तैयार है, पर सदन में तो आज यही बात हुई है कि जो राज्यों में आप SIR की प्रक्रिया करा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि इन राज्यों में SIR करवाना जरूरी है क्योंकि मतदाता सूची सही ढंग से वहां पर अपडेटेड नहीं है, तो डिटेल कहां है? विपक्ष तो यही कह रहा है। मनीष तिवारी ने जैसे ही सदन में बातचीत शुरू की चुनाव सुधार के मुद्दे पर, तभी उन्होंने कहा डिटेल कहां है, आप डिटेल लाकर रखिए, जो खामियां हैं आप उससे बताइए। सदन के पटल पर SIR की प्रक्रिया पर नहीं सवाल उठाया जा रहा है। कहा जा रहा है जिस मुद्दे पर आप बात कर रहे हैं, जिस चीज को आप कह रहे हैं कि ये खामियां है, आखिरकार खामियों की डिटेल कहां है? प्रगति जी, मैं सिर्फ वही बात कह रहा हूं कि विपक्ष जो है तथ्यों को सामने नहीं रख रहा। नहीं, विपक्ष ही आरोप लगा रहा है अनिल जी, विपक्ष ही आरोप लगा रहा है कि जब आप SIR की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं तो SIR की प्रक्रिया अगर आप राज्यों में लागू कर रहे हैं, मतदाता सूची में आप फॉल्ट बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं, तो डिटेल कहां है? वो यही कह रहा है कि सदन के पटल पर आप डिटेल लाकर रख दीजिए। टेक्निकली भी अनिल जी, आप भी जानते हैं कि जो फैक्ट्स होंगे, जो तथ्य होंगे, वो तो सरकार के पास होंगे। हाँ बिल्कुल। नहीं, देखो, पहली बात तो ये है कि SIR चुनाव आयोग कर रहा है, वो उसकी अपनी प्रक्रिया है, उसको अपने हिसाब से काम करना है। और चुनाव आयोग को कोई भी दल, चाहे सत्ता पक्ष है विपक्ष, कोई भी निर्देशित नहीं कर सकता। लेकिन SIR का बात जरूर रख सकते हैं। अनिल जी देखिए, यहाँ पर आपको मैं बीच में रोकना चाहूंगी। SIR का पक्ष तो सत्ता पक्ष रख रहा है ना, बात कहने दो उनको जी। नहीं प्लीज, प्रगति जी, सत्ता पक्ष क्यों रख रहा है? क्योंकि सत्ता पक्ष से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जी। चुनाव आयोग ये पब्लिकली जवाब नहीं दे रहा। अब आप अगर क्वेश्चन बीजेपी से पूछेंगे तो बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा। लेकिन सही मायनों में जो संवैधानिक बात है वो ये है, शेखर जी शायद मेरी बात से सहमत होंगे, चुनाव आयोग अपने आप में स्वतंत्र एजेंसी है। ठीक बात। कोई भी राजनीतिक दल, चाहे वो सत्ता पक्ष है चाहे विपक्ष है, वहां अपनी राय दे सकता है, अपनी बात रख सकता है, लेकिन निर्देशित नहीं कर सकता कि आपको ये करना है, ये नहीं करना। अपनी समस्या रख सकता है। तो मुझको जो शेखर जी ने कहा है, मैं उस बात से सहमत हूं और उस पर चुनाव आयोग को विचार करना चाहिए। चुनाव आयोग को उसका भी कोई ना कोई तरीका निकालना चाहिए जिस तरीके से डुप्लीकेसी एकदम खत्म हो। लेकिन मैंने आपको इसमें एक बात और बताई है
कि ये क्या है कि जब कंप्यूटराइज सिस्टम होता है, कंप्यूटराइज सिस्टम में स्पेलिंग मिस्टेक, एक स्पेलिंग चेंज हो जाए, सेम नाम की थोड़ी सी मिस्टेक होने के बाद में वहां भी डुप्लीकेसी के पूरे संभावना बनी रहती है। और वो जब संभावना बनी रहती है तो जब उसको निश्चित तौर पर हमारा बीएलओ घर जाएगा और उसको पूरी तरह से स्क्रूटनी करेगा तो वहां पर वो संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। तो इसलिए हमको समय समय पर एसआईआर को चुनाव आयोग को करानी पड़ती है और हमेशा छटनी होती है। जहां जहां पर गलत है उन सब वोटों को काटा जाता है और उसको एक प्रक्रिया के तहत लेना चाहिए। उसको इस तरीके से नहीं लेना चाहिए तेरा वोट है, ये मेरा वोट है, मेरे समर्थक के वोट करे, तेरे समर्थक के वोट कर गए। और मैं तो बड़ा स्पष्ट कहता हूं, वोटर किसी का नहीं है। वोटर तो उस समय पर जब वोट देने के लिए चाहता है, उस पर जिसको नीतियां उसको पसंद होती हैं, जो कैंडिडेट उसको पसंद होता है, उसको वोट जाकर डालता है। वो किसी का भी वोटर नहीं है। ये हम चुनाव जो सारे राजनीतिक दल हैं वो ये बहम पाल के चलते हैं कि ये मेरा वोटर है, ये मेरा वोटर नहीं है, मेरा समर्थक है। निश्चित तौर पर वोटर किसी का नहीं है। तो मेरा बड़ा स्पष्ट है कि हमें इन सब में अगर कहीं कोई कमी है तो निश्चित तौर पर सुझाव के साथ चुनाव आयोग को बताना चाहिए। उसको चुनाव आयोग ठीक करने का प्रयास करेगा। लेकिन इस एसआईआर को हमें सभी राजनीतिक दलों को मिलकर के इसका समर्थन करना चाहिए। वोटर लिस्ट की छटनी शुद्धिकरण होना चाहिए और शुद्धिकरण होने के बाद में जब वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण होगा तो देश भी मजबूत होगा, लोकतंत्र भी मजबूत होगा। आप इसको एक चीज मैं अनिल जी आपसे जानना चाहूंगा, हमारा माननीय विपक्ष इसको बीजेपी की प्रक्रिया मान रहा है। वो बीजेपी की प्रक्रिया, ये देश की प्रक्रिया है। एसआईआर में इसका सुधार होना, वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण होना, ये पूरे देश के हित में है। चाहे वो विपक्षी दल चाहे सत्ता पक्ष, उनको मिलकर के इसको काम करना चाहिए। और कहीं भी कोई बात सुझाव है तो सुझाव देना चाहिए जिससे इस प्रकार को तेजी से आसानी से बनाया जा सके। अच्छा अनिल जी, अब मैं एक चीज समझना चाहूंगा आपसे। जैसे बिहार में चुनाव हुआ, एसआईआर की प्रक्रिया का पहले वहां पर पालन हुआ, उसके बाद वो जो पूरी सूची थी उसको सुधारा गया और एक सुधरे हुए माहौल में जो हमारा बिहार का चुनाव था वो पूरा हुआ। जो प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है वैसे ही बिहार में भी चली होगी, हम ये भी मान सकते हैं। बल्कि चुनाव आयोग की जो वेबसाइट है उस पर तो लिखा भी हुआ है कि बिहार एसआईआर का मतलब उसके वहां पे कोटेशन आपको मिल जाएंगे। मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि चुनाव हो गया भारतीय जनता पार्टी की वहां पर और नीतीश कुमार की वहां पर सरकार भी बन गई, तो हम इसका क्या मतलब माने? ये चुनाव निष्पक्ष हुआ एक बात, या फिर बिहार में अब एक भी घुसपैठिया नहीं है? दोनों में से क्या चीज हम मानेंगे? शेखर जी, पहली बात तो यह है कि चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष हुआ है और जहां तक सवाल है कि एक भी घुसपैठिया नहीं है, इस बात का जवाब तो चुनाव आयोग ही देगा। चुनाव आयोग से जवाब कौन मांगेगा? अब चुनाव आयोग से जवाब कौन मांगेगा? शेखर जी, मेरा शुद्धिकरण का मतलब है कि मतलब मैक्सिमम शुद्धिकरण हो गया। बाई चांस कोई बिरला कोई केस होगा अलग बात है, लेकिन जो शुद्धिकरण हुआ है उसके आधार पर सारा चुनाव हुआ है। और आप एक बात, जब पक्ष विपक्ष का सवाल है, आप एक बात भी देखते होंगे, हमारा माननीय विपक्षी दल जहां पर जीत जाता है वहां तो लोकतंत्र जीत जाता है, ठीक बात है। और जहां पर वो हार जाता है वहां लोकतंत्र की हत्या हो जाती है। नहीं, मैं तो इसमें जा ही नहीं रहा। मेरा तो सवाल अनिल जी इस विषय पे है ही नहीं। मैं तो अब आपके साथ में केवल व्यवस्थागत जो चीजें हैं, चूंकि आपका एक अनुभव है, आपने भी लंबा जीवन इस पूरी व्यवस्था के साथ में इस देश के लिए जो भी आप करते हैं अपनी तरह से उसमें आपने अपना योगदान दिया है। आप भारतीय जनता पार्टी के एक जिम्मेदार सदस्य हैं, आज प्रवक्ता के रूप में हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो मेरा फर्ज बनता है कि जो बीजेपी के अंदर खाने आप लोगों के बीच में चर्चाएं होती हैं वो चीजें हमारे जनता तक पहुंचे ताकि हम उस चीज का लाभ उठा सकें। इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल रखा कि चुनाव निष्पक्ष होना, चुनाव पूरी तरीके से जिसमें आप ये कहें कि जो वोटर लिस्ट है वो शुद्ध है, ये एक बात है। लेकिन जो असल मकसद था कि जो गैर हिंदुस्तानी है, जो घुसपैठिया है, वो वोट न डालने पाए, तो इसका मतलब उसको हटना भी चाहिए था। यह प्रक्रिया भी साथ साथ चलनी चाहिए थी। और मशीनरी भले चुनाव आयोग के अंडर में हो, लेकिन सरकार वहां पर तब भी आपकी काम कर रही थी। तो एक पंथ दो काज क्यों नहीं हुए? हम वही कह रहे थे कि अगर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार यहां पर बांग्लादेशियों को भगाने की कोशिश कर रही है एसआईआर के जरिए, वो मान लीजिए खुद भी भाग रहे हैं, तो
उनके सिस्टम को ये पता है कि कौन से राज्य में नहीं चल रहा है एसआईआर, ये सारा वहां जाकर के शेल्टर ले लेंगे और वहां से बाद में जब वहां होने लगेगा ये वापस यहां आ जाएंगे। आपका मैकेनिज्म यहां पर फेल हो गया। आप 20 साल के बाद या 10 साल के बाद वापस यही कहेंगे कि हम फिर शुद्ध कर रहे हैं। तो ये शुद्ध ना करिए, इस व्यवस्था को बिल्कुल सुधार दीजिए ना, ये हो ही नहीं रहा। नहीं शेखर जी, आप एक उत्तर प्रदेश के अंदर देख रहे हैं कि हमने हर डिस्ट्रिक्ट में वहां पर जो विदेशी हैं उनके सेंटर बनाए हुए कि वहां पर जाकर उनको करेंगे और उनको जहां के उस देश में वापस भेजेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर इस व्यवस्था को योगी जी ने लागू करा है और उस का ही असर हो रहा है कि जो हमारे जो विदेशी लोग हैं, जो घुसपैठिए हैं या जिनके फर्जी वोट बने हुए हैं, उनके अंदर बहुत बड़ी हलचल है, उनके अंदर बहुत बड़ी बेचैनी है। लेकिन हमारे माननीय विपक्षी दल कई जगह पर उनके साथ खड़े हो जाते हैं, तो ये कहने में जो चोर है वो चोर की सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं उनको ऑक्सीजन मिलती है। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन हमारा विपक्षी दल उनको ऑक्सीजन देने का काम ना करे, उनको सही व्यवस्था में ला करके भाई अगर आप देश के नागरिक नहीं हो, हम आपकी सपोर्ट नहीं करेंगे, आप बिल्कुल जहां जाना वहां जाए, लेकिन कहीं ना कहीं सपोर्ट करना, कहीं ना कहीं रास्ते निकालना, कहीं ना कहीं लीकेज को करना, कहीं ना कहीं गैंग के रूप में, जैसे आपकी आवाज उत्तर प्रदेश में नहीं है तो आप मध्य प्रदेश में चले जाओ या कहीं दूसरे स्टेट में चले जाओ, जब वहां पर शुरू हो तो आप यहाँ आ जाओ। तो स्वाभाविक बात है कि इसको संरक्षण हमारे ही लोग हिंदुस्तान के जो हैं जो दे रहे हैं, ये माननीय विपक्ष दे रहा है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनका भी अपना कोई ना कोई अपना ईमान होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि ये देशद्रोह का काम है, तो आप देशद्रोह का मुकदमा चलाइए ना उन पे। आपको किसने रोका है? आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आप उनको मतलब वो पॉलिटिकल पार्टी हैं, उनको माइलेज मिल जाएगा तो इसकी वजह से क्या देश बिकने देंगे? मतलब जो जिस चीज का बीड़ा आपने उठाया है उसमें तो मतलब अगर मान मिलता है तो भी ठीक, अपमान मिलता है तो भी ठीक, जान दांव पे लगानी पड़े तो भी ठीक। नहीं शेखर जी, आप जहां जहां जो चीज हाथ में आ रही है लेकिन हमको हर काम को कोई ना कोई प्रूफ के साथ में करना पड़ता है। हर बात के लिए जहां पर मानो कोई चोर चोरी करके चला गया, 10 जगह चोरी हुई, 2 जगह पकड़ी गई, तो जो प्रूफ के साथ पकड़ी जाती है उन पर एक्शन होता है। जहां पर जो संदेह है होता है, संदेह का लाभ कहीं ना कहीं उनको मिल जाता है जो पीड़ित व्यक्ति हैं। तो इसलिए जब तक सॉलिड कोई जो चीज हाथ में आ रही है, सरकार उस पर एक्शन भी ले रही है, सरकार उस पर काम भी कर रही है, सरकार कहीं भी इसके अंदर उदासीन नहीं है। लेकिन इतने बड़े सिस्टम में हम थोड़ा सा इस चर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं, वरना इसी पे उलझे रहेंगे। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरी एसआईआर की प्रक्रिया में, वो है हमारा बीएलओ। जो बीएलओ है हमारा, उसको लेकर के 2 चीजें पब्लिक डोमेन में है। एक तो ये कि कुछ बीएलओ ऐसे हैं जिन्होंने अलग अलग वजहों से सुसाइड कर लिया, उनकी जान चली गई या अपनी वजह मतलब अपनी नेचुरल डेथ भी हुई है, कुछ एक आधी ऐसी हैं, और कुछ ऐसी हैं जो बीएलओ का काम करते हुए मैं इस्तीफा दे रही हूं, इस तरीके की बात आई है। एक चीज तो ये है। दूसरा, ज्यादातर जो हमारे बीएलओ हैं वो हमारे शिक्षक हैं, शिक्षक वर्ग से आ रहे हैं, उनकी एक बड़ी तादाद है और खासतौर से वो प्राइमरी के शिक्षक हैं। अब आप हमें ये और प्राइमरी के शिक्षक जिस तरीके से अलग अलग कामों में सरकारी में लगाया जाता है, तो 1ली से 5वीं तक जब बच्चे को सबसे ज्यादा एक टीचर की जरूरत होती है, जहां उसकी नींव मजबूत होनी होती है, तो आपका डीआईएस से लेकर के डीएम से लेकर के और जो पूरी आपकी सरकारी मशीनरी है, जिस आदमी के ऊपर इस देश का भविष्य बनाने की जिम्मेदारी है, उसको आपने लगा दिया है बीएलओ के काम में। माना कि वो अगर नहीं भी पढ़ाता, नहीं भी स्कूल अपने जाता है, तो वो चीज आपको चेक करनी चाहिए थी। ये जो बीएलओ के काम में आपने लगाया है टीचर्स को खासतौर से, यहां पे बहुत बड़ा असंतोष है। और टीचर्स अपने आप में एक बहुत बड़ा वोट बैंक हैं, ये आप भी जानते हैं। शेखर जी, ये प्रश्न है, ये प्रश्न तो सही मायनों में जब से चुनाव हुए हैं और हमेशा ही शिक्षक वर्ग ने बीएलओ का काम करा है, हमेशा ही इस काम में लग रहे हैं, क्योंकि उनको बार बार काम करने के बाद में वो उस पर कहीं ना कहीं एक्सपर्ट हो जाते हैं, उनको बहुत अधिक सिखाने की आवश्यकता होती है, वो अपने आप ही एक तरह से ट्रेंड होते हैं। और एक बात और आपने देखा होगा कि बीएलओ की कहीं मतलब कोई आत्महत्या हुई है या किन्होंने ट्रांसफर दिया है,
तो कई बार बीएलओ पर भी राजनीतिक दल दबाव डालने की कोशिश करते हैं। जो विपक्षी दल है वो भी बेचारा कभी है तो हमारे बीच के रहने वाला, बीएलओ कहता तो हमारे बीच के रहने वाला है ना जी। तो हर किस्म के कोई दबाव डालते हैं, कई बार बीएलओ दबाव में आ जाते हैं, तो वो भी दबाव में भी उनको दिक्कत होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि निश्चित तौर पर किसी भी राजनीतिक दल को, किसी भी बीएलओ को अपने काम को स्वतंत्र रूप से कर देना चाहिए, उनका पूरी तरीके से सहयोग देना चाहिए, उनको किसी किस्म की थ्रेट नहीं देनी चाहिए। और बीएलओ को साथ साथ में मैं एक बात और शेखर जी आपसे जोड़, इसके साथ साथ में एक तो बीएलओ होता है चुनाव आयोग का, और इसी तरीके से बीएलओ सभी राजनीतिक दलों के अपने अपने भी बीएलओ प्रत्येक बूथ पर होते हैं। उन बीएलओ का काम यह है कि वो जो चुनाव आयोग का बीएलओ उनके साथ उनकी मदद करके, उनके साथ मिलकर के अपने बूथ की वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण करवाए और उनमें जो उनको मदद करनी है उनको मदद करे। लेकिन बाकी राजनीतिक दल के पास अपने बीएलओ नहीं है, वो उस काम को नहीं करवाते, और जब वो उस काम को नहीं करवाते तो उनका आरोप बीजेपी पे लगाना शुरू कर देते हैं। अपना टीम वर्क नहीं है, नीचे टीम नहीं काम कर रही है, टीम काम नहीं कर रही है, अनगरल आरोप लगाते हैं, अनगरल बातों को में आकर के चीजों को खराब करने की कोशिश करते हैं। आप कितना भी अच्छा काम कर रहे हैं, आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि मेरे पास कुछ है तो नहीं आपको ये बताने के लिए आपने यहाँ गड़बड़ी करी है, यहाँ आपने गलती करी है, मैं बिना बात तो झूठे सच्चे जब आरोप लगाने लगता हूं तो आपको भी मन स्थिति थोड़ी सी खराब हुई, अच्छा खासा काम करते हुए भी मैं बिना बातों आरोप का शिकार हो रहा हूं। तो बिना प्रूफ के विपक्षी दल ये काम करता है, उससे बिल्कुल अनिल जी, आपकी इन बातों से इन बातों से आपकी सहमति जताते हैं कि जिस तरीके से बीएलओ पर प्रेशर बनाया गया वो नहीं बनाना चाहिए। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार देखें तो एसआईआर को लेकर हंगामा मचता नजर आया। एसआईआर एक ऐसी प्रक्रिया थी जो बिहार के बाद तमाम 12 राज्यों में लागू हुई, उसके बाद इस पर हंगामा हुआ, सदन में चर्चा को भी लेकर हंगामा होता नजर आया, तख्तियां लेकर विपक्ष नजर आया। लेकिन आज वो दिन रहा जब चुनाव सुधार के जरिए एसआईआर पर भी बात होती नजर आई। विपक्ष से लेकर सत्ता पक्ष तमाम नेता अपनी अपनी बातें रखते नजर आए। एक बार फिर से एसआईआर पर घमासान होता दिखाई दिया हमें लोकसभा में। ऐसे ही कई दिनों तक अब ये प्रक्रिया चलने वाली है। चुनाव सुधार के तहत अब तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी और ये देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या जिस तरीके से सत्ता पक्ष पर आरोप लग रहा है चुनाव आयोग पर पाबंदी लगाने का, चुनाव आयोग पर दबाव बनाने का, इन आरोपों को कैसे खारिज कर पाता है सत्ता पक्ष। सारी अपडेट्स आज की खबर आप तक लाता रहेगा, इसीलिए बने रहिए हमारे साथ।